व्यापार से साम्राज्य तक। सुनने में तो किसी फिल्म का टाइटल लगता है ना? पर ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी है कि कैसे सिर्फ मुनाफा कमाने आई ये कंपनी ने न सिर्फ व्यापार किया, बल्कि पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल सीधा सा है, और यही आज हमारी चर्चा का मेन पॉइंट भी है। आखिर एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कैसे कर लिया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस कहानी की इसकी अविश्वसनीयता को समझने के लिए पहले मैदान में उतरे दो खिलाड़ियों को देखिए। एक कोने में है ईस्ट इंडिया कंपनी, बस एक प्रॉफिट कमाने वाली कॉरपोरेशन, और दूसरे कोने में मुगल साम्राज्य, एक बहुत बड़ी ताकतवर सल्तनत। सुनने में तो ये कोई मुकाबला ही नहीं लगता है ना? पर नतीजे तो हैरान कर देने वाले थे। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है कंपनी के पहले कदमों से, जब उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना था। बात है साल 1600 की। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया। अब ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था। इसका मतलब था मोनोपोली, यानी पूरब के साथ व्यापार करने का एक्सक्लूसिव अधिकार। सीधा मतलब ये कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इनके कंपटीशन में खड़ी नहीं हो सकती थी। तो आखिर पूरब में ऐसा क्या था जिसके लिए इतनी मारामारी थी? वो चीजें थीं बेहतरीन क्वालिटी के सूती और रेशमी कपड़े, और हां, मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी। यूरोप में इन चीजों की डिमांड आसमान छू रही थी, और जहां डिमांड वहां जबरदस्त मुनाफा। यही वो खजाना था जिसकी चाबी कंपनी को चाहिए थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब बहुत बड़ा पैसा दांव पर लगा हो तो इरादे बदल जाते हैं। बहुत जल्द कंपनी के व्यापारी अब योद्धा बनने वाले थे, और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खूनी मोड़ लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि सोने की दौड़ में वो अकेले नहीं थे। पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, यूरोप की सारी बड़ी ताकतें इन्हीं चीजों के पीछे पड़ी थीं। समंदर में एक दूसरे से भिड़ रही थीं। और जब कंपटीशन इतना तगड़ा हो तो नतीजा क्या होता है? लड़ाइयां। कंपनियां एक दूसरे के जहाज डुबो रही थीं, रास्ते ब्लॉक कर रही थीं। तो सीधा सा हिसाब था, अगर अपना प्रॉफिट बचाना है तो कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। व्यापार अब जंग बन चुका था। और यहीं से कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। अपने व्यापार को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी, और तो और अपनी खुद की आर्मी बना ली। अब जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा कदम था जो उन्हें सीधे सीधे लोकल भारतीय राजाओं से टकराव की ओर ले जा रहा था। और ये टकराव का रास्ता बहुत तेजी से बना। देखिए, 1651 में हुगली में पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी, और बस 100 साल के अंदर 1756 आते आते कंपनी की बढ़ती ताकत और किलेबंदी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की आंखों में चुभने लगी। नतीजा, ठीक अगले साल 1757 में ये सारा टेंशन एक बड़े धमाके में बदल गया, जिसे हम प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं। प्लासी की लड़ाई भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी। पर मजे की बात यह है कि ये लड़ाई ताकत से कम और धोखे से ज्यादा जीती गई। असल में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही एक सेनापति मीर जाफर से एक सीक्रेट डील कर ली थी, और मीर जाफर ने अपनी टुकड़ी के साथ लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। धोखा। इस जीत के बाद क्या हुआ? कंपनी ने अपने वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, पर वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली। असली कंट्रोल कंपनी के हाथ में था। इससे उन्हें बंगाल के खजाने और पॉलिटिक्स पर पूरा कंट्रोल मिल गया। अब बंगाल का सारा पैसा कंपनी की तिजोरी में जा रहा था, और इसी पैसे से वो पूरे भारत को जीतने का प्लान बना रहे थे। लेकिन प्लासी की जीत तो सिर्फ ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होनी थी। इसके बाद कंपनी ने लड़ाई से ज्यादा अपनी चालाक पॉलिटिकल चालों का इस्तेमाल किया। ये थे वो हथियार जिनसे उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। इनमें से पहला और शायद सबसे खतरनाक हथियार था सब्सिडियरी अलायंस, या सहायक संधि। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? पर ये एक चाल था। इस डील के तहत भारतीय राजाओं को अपनी फौज खत्म करनी पड़ती थी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी लेती थी अपनी आर्मी भेजकर, और बदले में राजा को उस आर्मी का पूरा खर्चा उठाना पड़ता था। अब ये जाल काम कैसे करता था वो समझिए। स्टेप 1, हम आपकी सुरक्षा करेंगे का ऑफर दो। स्टेप 2, राजा को उस सुरक्षा के बदले में भारी भरकम पेमेंट करने को कहो। स्टेप 3, जब राजा वो पेमेंट नहीं कर पाता तो स्टेप 4, जुर्माने के तौर पर उसके राज्य का एक टुकड़ा ही हड़प लो। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था।
दूसरा बड़ा हथियार था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी विलय नीति। ये पॉलिसी बहुत सीधी थी। अगर किसी भारतीय राजा की मौत बिना किसी बेटे या पुरुष वारिस के हो जाती तो उसका राज लैप्स हो जाएगा, मतलब खत्म, और वो सीधा कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। और इस पॉलिसी का असर देखिए, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और हाँ झांसी जैसे कई बड़े बड़े राज्य इसी पॉलिसी का बहाना बनाकर हड़प लिए गए। ये सीधे सीधे कब्जा करने का बस एक कानूनी तरीका था। तो इन चालाक चालों और खतरनाक पॉलिसियों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था एक जबरदस्त विस्तार, इतना तेज कि सिर्फ 100 सालों में भारत का नक्शा ही बदल गया। जरा कंपनी के फैलने की रफ्तार पर गौर कीजिए। 1757 में बंगाल में एक छोटी सी शुरुआत हुई। अगले 50 सालों तक, 1800 के दशक तक भारत के सारे जरूरी समुद्री किनारों पर उनका कब्जा था। और 1857 आते आते, मतलब सिर्फ 100 साल में, वो पूरे सबकॉन्टिनेंट के मालिक बन बैठे थे। आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। 1857 तक भारत की कुल जमीन का 63% हिस्सा सीधे कंपनी के कंट्रोल में था। सोचिए, आधे से कहीं ज्यादा। और अगर लोगों की बात करें तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है। पूरे सबकॉन्टिनेंट की 78% आबादी पर कंपनी राज कर रही थी। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो अब करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला कर रही थी। तो ये थी कहानी कि कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी शासक बन गई। चलिए अब इस पूरी बात का सार समझते हैं। बस 100 साल से कुछ ज्यादा के वक्त में एक बिजनेस जो यहाँ मसाले और कपड़े खरीदने आया था, एक कॉलोनियल पावर बन गया। एक ऐसी ताकत जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मायने रखता है। आखिर होता क्या है जब किसी कॉरपोरेशन का असली मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि एक साम्राज्य बनाना बन जाता है?